स्टूडेंट, दिस इज़ आयशा फातिमा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग क्लास 11th फिज़िक्स की जो न्यू बुक है पंजाब एजुकेशन करिकुलम ट्रेनिंग एंड असेसमेंट अथॉरिटी, वो पढ़ रहे हैं। और उस न्यू बुक को लेकर हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ है, जिसका नाम है सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने इस चैप्टर नंबर 3 की जो है वो सारी की सारी थ्योरी कंप्लीट कर ली है, जिसमें से हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस वगैरह आएंगे और उसमें से हमारे पास जो है एमसीक्यूज भी आ जाएंगे। तो वो सारी कॉन्सेप्ट जो हैं, थ्योरी के कॉन्सेप्ट जो हैं तेरे चैप्टर नंबर 3 के, वो हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में क्लियर कर लिए हैं। आज के लेक्चर में हम लोग जो है वो क्वेश्चंस पढ़ेंगे, जिनका नाम है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पढ़ेंगे हमारे पास, जिसमें हम लोग जो है करेक्ट आंसर को टिक करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जो पहला एमसीक्यूज है वो ये है कि हमारे पास द रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ मिनट्स हैंड एंड आवर्स हैंड। स्टूडेंट्स देखिए, ये मेरे पास एक वॉच है। ये वाली जो नीडल है, जो कि थोड़ी सी थिक है और इस नीडल से बड़ी है, इस नीडल को हम लोग कहते हैं मिनट्स हैंड। ठीक है। और ये जो नीडल है जो कि इस नीडल से छोटी है, इस नीडल को हम लोग कहते हैं आर्स हैंड। इस नीडल को हम लोग क्या कह रहे हैं? आर्स हैंड। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जब किसी भी चीज़ की रेशो फाइंड करनी होती है तो हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? अब आप लोग कंसीडर कीजिए कि हम लोगों ने जो है वो लेंथ की रेशो फाइंड आउट करनी है। तो लेंथ की रेशो को फाइंड आउट कैसे करेंगे कि लेंथ ओवर लेंथ जो है हमारे पास 1 के इक्वल आएगा, तो ये हमारे पास जो है वो लेंथ की रेशो होगी। इसी तरह हम लोगों ने जो है वो मिनट्स ऑफ हैंड, यानी कि ये वाली जो नीडल है इसकी एंगुलर स्पीड, और जो आर्स हैंड है यानी कि ये वाली नीडल, इसकी एंगुलर स्पीड की जो है वो रेशो फाइंड आउट करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखिए मिनट्स हैंड और हमारे पास जो है आवर्स हैंड ऑफ अ वॉच। एंगुलर स्पीड का फार्मूला हमारे पास क्या होता है? एंगुलर स्पीड का फार्मूला आप लोगों को पता है, हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है कि हमारे पास जो एंगुलर स्पीड होती है उसका जो फार्मूला होता है हमारे पास, वो होता है ओमेगा इज इक्वल टू डेल थीटा बाय डेल टी। यहाँ पर हम लोग रेशो फाइंड आउट कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ सिंपली थीटा बाय थीटा टी भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग, हमारे पास जो मिनट्स हैंड है जो हमारे पास, यानी कि ये वाली नीडल है, इसकी एंगुलर स्पीड फाइंड आउट करनी है। यानी कि अगर देखें इस मिनट हैंड को जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में जो है वो कितना टाइम लगेगा इस मिनट हैंड को, यानी कि इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में, वापस यहाँ तक आने में जो है, यानी कि अपना एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा? वो 1 घंटा लगेगा। ठीक है। तो हमारे पास जो टाइम है वहाँ पर 1 आवर हो जाएगा, और थीटा आपको पता है कि 1 रेवोल्यूशन के लिए जो थीटा होता है वो 2 पाई के इक्वल होता है। तो हमारे पास जो मिनट हैंड के लिए जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो हमारे पास 2 पाई बाय जो है वो 1 आवर हो जाएगी। स्टूडेंट्स, जब हम लोग रेशो फाइंड आउट करते हैं तो हम लोग अब इस आर को जो है वो ऐसा यूनिट या सेकंड में कन्वर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम लोग किसी भी चीज़ों की जो है रेशो फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास जो यूनिट्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास आर्स हैंड। ये हमारे पास जो नीडल है वो आर्स हैंड की है। तो इस आर हैंड को जो है वो यहाँ से घूमते 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 वापस जब इसी पॉइंट पे आती है तो उसको कितना टाइम लगता है? इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसको जो है वो 12 घंटे लगते हैं एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए। तो जब हम लोग आवर्स हैंड के लिए एंगुलर स्पीड लिखेंगे तो वहाँ पर हमारे पास जो टाइम जो है वो 12 आवर्स हो जाएगा। तो 2 पाई बाय 12 आवर्स हो गया। अब हम लोगों ने रेशो फाइंड आउट करनी है। ये जो हमारे पास है ये मिनट हैंड है के लिए रेशो है, ये हमारे पास जो है वो आवर्स हैंड के लिए है।
ठीक है, तो हम लोगों ने रेशो फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास मिनट हैंड की जो एंगुलर वेलोसिटी है और आर्स वाले हैंड की जो एंगुलर वेलोसिटी, हम लोग उनको डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास 2π/1r डिवाइडेड बाय 2π/12r आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये है हमारे पास 2π/12r है, जो कि 2π/1r से डिवाइड हो रहा है। अगर हम लोग चाहें कि 2π/12r जो है वो 2π/1r से जो है वो मल्टीप्लाई हो जाए, तो फिर ये हमारे पास 2π/1r जो है वो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखेंगे हमारे पास, तो ये 12r/2π आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, या ये 2π और ये 2π कैंसिल हो गया हमारे पास, तो हमारे पास ये r जो है वो इस r से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास 12/1 आ गया। यानी कि हमारे पास जो फिर रेशो आएगी मिनट हैंड की और r हैंड की जो रेशो आ गई हमारे पास वो 12:1 आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जो 12:1 वाला जो हमारे पास MCQs है वो D वाला है, तो फिर हम लोग इसको टिक कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा है टिक द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर जो है हमारे पास आपके पास है, उसको टिक करें। 3.2 जो स्टूडेंट्स हमारे पास MCQs है वो ये है कि अ बॉडी ट्रेवलिंग इन अ सर्कल एट कांस्टेंट स्पीड। उन्होंने कहा कि एक बॉडी है जो कि सर्कल में ट्रेवल कर रही है, उसकी स्पीड कांस्टेंट है। अगर उसकी स्पीड कांस्टेंट है तो क्या उसकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी? क्या उसका जो रेडियल एक्सेलरेशन है वो इनवर्ड होगा? क्या जो उसका एक्सेलरेशन होगा ही नहीं, या क्या उसका जो रेडियल एक्सेलरेशन है वो आउटवर्ड होगा? तो उन्होंने कहा कि ये चीज़ें जो है वो बताएं हमें। स्टूडेंट्स देखें, अगर हमारे पास जो है एक सर्कल है और ये हमारे पास जो है वो सेंटर है उस सर्कल का, और ये यहाँ पर हमारे पास जो है वो एक बॉडी है। ठीक है, तो अब ये बॉडी जो है वो इस सर्कल में मूव कर रही है। ये बॉडी जो है इस सर्कल में मूव इसलिए कर रही है क्योंकि ये जो सेंटर है ये इस बॉडी को एक सेंटर सीकिंग फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ये सेंटर जो है वो इस बॉडी को एक सेंटर सीकिंग फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, जिसको हम लोग कह रहे हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अब देखिए, अगर इस बॉडी के ऊपर जो है फोर्स भी लग रही है और ये जो सेंटर है जिस बॉडी को इनवर्ड जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, सेंटर सीकिंग फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, तो अगर इसकी फोर्स जो है वो इनवर्ड है तो उसका जो एक्सीलरेशन होगा, यानी कि जो रेडियल एक्सीलरेशन जो कि उसको सर्कुलर पाथ में मूव करवा रहा है वो भी इनवर्ड होगा। हम लोग ये नहीं कह सकते कि इसकी जो है वो एक्सेलरेशन जो है वो नहीं है, एक्सेलरेशन 0 है, क्योंकि हम इसके ऊपर फोर्स लग रही है, चाहे वो सेंटर सीकिंग फोर्स है या सेंट्रीपिटल फोर्स है, लेकिन फोर्स लग रही है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, तो एक्सेलरेशन भी इनवर्ट होगा। अब देखिए, हमने कहा कि ये कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है ये बॉडी, तो क्या इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी? नहीं, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी। और इस क्योंकि ये जो बॉडी जो है वो इस बॉडी को जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो मूव करवा रही है, सेंटर सीकिंग फोर्स मूव करवा रही है। इसकी स्पीड तो कांस्टेंट हो सकती है लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकती। तो वही वाली जो ऑप्शन है हमें ये देखिए कि हैज़ कांस्टेंट वेलोसिटी, क्या इस बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट होगी? तो नहीं, ये वाला MCQ गलत है। इज़ नॉट एक्सीलरेटेड, क्या वो एक्सीलरेट भी नहीं कर रही होगी? तो ये वाला MCQ भी गलत है, क्योंकि उसके ऊपर फोर्स लग रही होती है तो फिर वो एक्सीलरेट भी करेगी। हैज़ एन आउटवर्ड एक्सीलरेशन, तो हम लोग कह सकते हैं कि नहीं, एक्सीलरेशन इसका जो है वो आउटवर्ड नहीं हो सकता, क्योंकि उसको जो है वो सेंटर सीकिंग फोर्स इसके ऊपर लग रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है, जिसकी वजह से इसका रेडियल एक्सीलरेशन जो है इनवर्ट होगा। तो हमारे पास यहाँ पर जो MCQ B है ये करेक्ट है कि हैज़ अ इनवर्ड रेडियल एक्सीलरेशन, के इस बॉडी का एक्सीलरेशन है, रेडियल एक्सीलरेशन है वो इनवर्ड है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास जो MCQs है वो है हमारे पास 3.3। उन्होंने कहा है कि अ स्टोन एट द एंड ऑफ लॉन्ग स्ट्रिंग, यानी कि हमारे पास एक लॉन्ग स्ट्रिंग है, उसके एक एंड पे स्टोन है, इज विल्ड इन वर्टिकल सर्कल, वो एक सर्कल वर्टिकल सर्कल में जो है विल्ड कर रहा है एट कांस्टेंट स्पीड, स्पीड उसकी कांस्टेंट है। द टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी मिनिमम, तो
स्ट्रिंग में जो टेंशन होगी वो मिनिमम होगी व्हेन द स्टोन इज, यानी कि उस स्ट्रिंग एक वो लॉन्ग स्ट्रिंग जिसके एंड के ऊपर जो है वो स्टोन अटैच्ड है, तो उस स्ट्रिंग की जो टेंशन है वो मिनिमम कब होगी? एट द टॉप ऑफ द सर्कल, जब वो सर्कल के टॉप पे होगा, एट हाफ वे डाउन, जब वे हाफ यानी कि सर्कल के हाफ पे होगा, एट द बॉटम ऑफ द सर्कल, जब वो सर्कल के बॉटम के ऊपर होगा, एंड एनी वेयर इन द सर्कल, या वो सर्कल के किसी भी तरफ होगा। तो इन चारों ऑप्शंस में से हम लोगों ने देखना कि करेक्ट कौन सा है। तो देखिए हमारे पास जो है वो ये एक लॉन्ग स्ट्रिंग है, और इस लॉन्ग स्ट्रिंग के एंड के ऊपर जो है ये हमारे पास एक स्टोन है, और ये जो है वैसे सर्कुलर पाथ में जो है वो मूव कर रहा है। ठीक है, ये यहाँ पर जो है वो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। अब देखें हमारे पास इस कौन कौन जो है वो चीज़ें इस स्टोन के ऊपर एक्ट कर रही हैं। तो देखिए जो हमारे पास जब ये गोल विल्ट करेगा, गोल गोल घूमेगा ये स्टोन इस सर्कल में, तो इसमें जो है वो टेंशन भी क्रिएट हो जाएगी, जिसकी डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड होगी। लेकिन इस स्टोन का जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा, क्योंकि इस स्टोन के वेट के ऊपर जो है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही होगी, तो वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा। तो हमारे पास इस स्टोन के ऊपर जो फोर्सेस लग रही होंगी वो हमारे पास जो है वो टेंशन होगी, स्ट्रिंग में जो टेंशन होगी जो कि उसको अपवर्ड थर्स्ट प्रोवाइड कर रही है, सर्कुलर पाथ में मूव करवा रही है टेंशन। और या तो जो है वो उस वेट उसके वेट के ऊपर जो है वो हमारे पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है, जिसकी वजह से वो जो है वो डाउनवर्ड भी मूव कर रहा है। तो इस स्टोन के ऊपर फिर जो फोर्सेस लग रही हैं, एक तो वो स्ट्रिंग की टेंशन होगी, एक वो जो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगी जो कि उसके वेट के ऊपर लग रही है। तो हमारे पास जो फोर्सेस है स्टोन के ऊपर लगेंगी वो टेंशन होगी। और अब देखें हमारे पास जो टेंशन है अपवर्ड लग रही है, लेकिन उस स्टोन की वेट की वजह से ये डाउनवर्ड मूव कर रहा है, इसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है। तो इसका जो वेट होगा, वेट के साथ जो साइन आएगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि टेंशन ऊपर की तरफ है, वेट नीचे की तरफ है। तो इन दोनों के टेंशन के साथ पॉजिटिव साइन आता है, तो वेट के साथ जो है हमारे पास नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, जब उन्होंने कहा है कि जब ये जो ऐसे गोल गोल घूम रहा है ये स्टोन, जब ये इस सर्कल के सेंटर पे चला जाता है, अब देखें यहाँ पर हमारे पास सर्कल के सेंटर पे आ गया, तो जब ये हमारे पास सर्कल के सेंटर पे आ गया तब भी इसके ऊपर जो है वो डाउनवर्ड फोर्स लग रही है इसकी वेट की वजह से, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी ज़्यादा है और टेंशन भी है स्ट्रिंग में। तो स्टूडेंट्स अब देखिए हम लोगों ने ये फाइंड आउट करना है कि टेंशन जो है वो कितनी होगी, ये टेंशन ज़्यादा कब होगी हमारे पास। तो जब हमारे पास हम लोगों ने टेंशन को सेपरेट करना है, तो टेंशन को हम लोगों को सेपरेट करने के लिए नेगेटिव एम जी जो है माइनस हो रहा है, इधर जाके फोर्स के साथ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो एफ टेंशन इज इक्वल टू एफ पॉजिटिव एम जी आ जाएगा। तो अब हमारे पास हम लोगों ने क्या देखना कि जब जो है वो स्टोन जो है सर्कल के टॉप के ऊपर होगा, जब स्टोन जो है वो सर्कल के टॉप के ऊपर होगा, तो अब देखें यहाँ पर जो इस स्टोन का जो वेट है उसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है, जिसकी वजह से वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है, और टेंशन भी जो है वो उसी डायरेक्शन में है। ठीक है, तो फिर हमारे पास टेंशन की डायरेक्शन भी वही आ गई और उसके वेट की डायरेक्शन भी वही आ गई। तो फिर हमारे पास जो टेंशन होगी वो हमारे पास एफ नेगेटिव एम जी के इक्वल आएगी। ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर जो फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है उसकी डायरेक्शन भी वही है, उसके ऊपर जो वेट है वो उसकी डायरेक्शन भी वही है। तो एफ नेगेटिव एम जी हमारे पास कैसे आ गया कि हमारे पास इसकी जो वेट है वो भी उसकी डायरेक्शन भी डाउनवर्ड है, और फिर ये जो टेंशन है फिर हमारे पास उसकी भी डायरेक्शन सेम है, वेट और टेंशन की डायरेक्शन सेम है। तो फिर जब स्टोन के ऊपर जो फोर्सेस लग रही होंगी वो हमारे पास टेंशन और जो होगी उसका वेट होगा। हम लोगों ने टेंशन जो है वो सेपरेट करनी है, क्योंकि हम लोगों ने देखना है कि जो मिनिमम टेंशन है उस स्टोन के ऊपर वो कब लगती है। तो T इज इक्वल टू हमारे पास एफ नेगेटिव एम जी
आ गया। तो हमारे पास एमसीक्यूज देखें, एमसीक्यूज हमारे पास था कि अ स्टोन एट द एंड ऑफ लॉन्ग स्ट्रिंग इज व्हील्ड इन अ वर्टिकल सर्कल एट अ कांस्टेंट स्पीड, द टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी मिनिमम। तो स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो मिनिमम कब होगी? अब देखिए हमारे पास ये एक लॉन्ग स्ट्रिंग है, ये उसके एंड के ऊपर वेट है, तो टेंशन जो है वो मिनिमम कब होगी? जब हमारे पास स्टोन जो टॉप पर होगा तब उसकी जो टेंशन है वो मिनिमम हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर जब उन्होंने पूछा है कि टॉप पर मिनिमम होगी, अब टॉप पर जो उसकी टेंशन आ रही है वो T=F-mg है, जो कि इस जब वो बॉटम पे होता है तब उसकी टेंशन जो थी T=F पॉजिटिव mg होती है। तो जब वो बॉटम पे होता है तब उसकी टेंशन ज़्यादा होती है, लेकिन जब वो टॉप पर होता है तब उसकी टेंशन मिनिमम होती है। और जब ये वो सेंटर में होता है सर्कल के तब उसकी टेंशन जो है वो उसकी टॉप वाली टेंशन जिससे थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारे पास ए वाला आएगा कि एट द टॉप ऑफ द सर्कल, सर्कल के टॉप पे जो है स्ट्रिंग की टेंशन मिनिमम है। हाफ वे डाउन, तो हम लोग कह सकते हैं कि हाफ वे डाउन पे जो टेंशन होती है वो सर्कल वेट की सर्कल के ऊपर जो है वो स्टोन की जो है वो सर्कल में जो हाफ वे डाउन के ऊपर जो टेंशन होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है सर्कल के टॉप से। एट द बॉटम ऑफ द सर्कल भी उसकी टेंशन ज़्यादा होती है एनी वेयर इन द सर्कल। तो ये वाला एमसीक्यूज तो हमारे पास वैसे ही बेकार है। तो हमारे पास जो फर्स्ट वाला एमसीक्यूज, ये वाला एमसीक्यूज है वो करेक्ट है कि जब हमारे पास सर्कल के टॉप पे होता है स्टोन तब उसकी टेंशन जो है वो ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 3.4, एवरी पॉइंट ऑफ अ रोटेटिंग रिजिड बॉडी हैज़, यानी कि हमारे पास अगर एक रिजिड बॉडी है उसकी जो हर पॉइंट पे उसकी कौन सी चीज़ जो है वो सेम होगी, यानी कि अगर हमारे पास रिजिड बॉडी रोटेट कर रही है तो क्या उसके हर पॉइंट पे उसकी एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी? क्या उसकी वेलोसिटी जो लीनियर वेलोसिटी है वो सेम होगी? क्या उसकी लीनियर एक्सेलरेशन सेम होगा? क्या उसका लीनियर डिस्टेंस सेम होगा? तो स्टूडेंट्स देखिए हम लोगों ने देखा था कि ये हमारे पास जो एक रिजिड बॉडी है, जो हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले टॉपिक में पढ़ा था कि हमारे पास रिजिड बॉडी है, जब वो ऐसे ऐसे रोटेट करती है तो हर पॉइंट के ऊपर जो है उसका जो उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी होती है वो सेम होती है। हम लोगों ने इस रिजिड बॉडी को जो है वो डिफरेंट पीसेस ऑफ मैसेज में जो है वो डिवाइड किया था कि ये जो इसका मैस है ये हमारे पास जो है m1 है और इस सेंटर से लेकर इसका डिस्टेंस जो है r1 है। फिर हमारे पास इस पॉइंट के ऊपर जो मैस है वो m2 है और सेंटर से उसका डिस्टेंस जो है वो r2 है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका जो मैस m3 है वो उस सेंटर से लेकर उसका डिस्टेंस जो है वो r3 हो जाएगा। फिर ये हमारे पास जो है वो m4 है, फिर सेंटर से उसका डिस्टेंस जो है वो r4 हो गया था हमारे पास। जब ये रिजिड बॉडी जो है वो रोटेट करेगी तो हर पॉइंट के उसके ऊपर जो है उसकी ये जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो सेम होगी। अगर हम लोग लीनियर वेलोसिटी की बात करें तो हर पॉइंट के ऊपर जो है उसकी लीनियर वेलोसिटी सेम नहीं होगी। अब m1 के लिए उसकी वेलोसिटी कोई और होगी, m2 के लिए उसकी वेलोसिटी कुछ और होगी, तो उसकी जो लीनियर वेलोसिटी है वो सेम नहीं होगी। इस तरह उसका एक्सेलरेशन जो है वो भी सेम नहीं होगा। इस बॉडी के ऊपर जब फोर्स लगेगी तो हम लोगों ने इस बॉडी को डिफरेंट मैसेज के में डिवाइड किया है, तो हर मैस का जो एक्सेलरेशन होगा वो भी डिफरेंट होगा। ठीक है, सेम लीनियर डिस्टेंस, तो इसका लीनियर डिस्टेंस जो है देखिए ये स्ट्रेट ये भी सेम नहीं है, ये m1 है, इसका लीनियर डिस्टेंस इस साइड पे है, m2 है, इसका लीनियर डिस्टेंस इस साइड पे, तो इसका लीनियर डिस्टेंस भी सेम नहीं है। तो हम लोग ये कह सकते हैं एवरी पॉइंट ऑफ रोटेटिंग रिजिड बॉडी के हर पॉइंट पर जो है वो एंगुलर वेलोसिटी सेम होती है। तो हमारे पास जो एमसीक्यूज ए है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज 3.5, द मिनिमम वेलोसिटी नेसेसरी टू पुट अ सैटेलाइट इनटू एन ऑर्बिट। ये तो हमारे पास सिंपल सा एमसीक्यूज है कि क्रिटिकल वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जो कि सैटेलाइट को जो है वो उसके ऑर्बिट में पुट करने के लिए चाहिए होती है। द मिनिमम वेलोसिटी नेसेसरी टू पुट अ सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट इज कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी। नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यूज है वो हमारे पास है 3.6, उसमें उसने ये पूछा है कि एन एस्ट्रोनॉट इज ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ इन अ कैप्सूल, देन he will be in a state of weightlessness with respect to capsule. He is in free falling toward the earth. A ball projecting at an angle has a straight line path as observed by him. All of the above। तो हमारे पास उन्होंने कहा है कि इनमें से कौन सा एमसीक्यूज है वो ठीक होगा। स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास ये जो है हमारे पास अर्थ है, ठीक है,
ये हमारे पास जो इस कैप्सूल में ये जो हमारे पास एस्ट्रोनॉट है, तो उन्होंने कहा है कि क्या ये वेटलेसनेस फील करेगा। वेटलेसनेस का मतलब स्टूडेंट स्पेस में जो है वो स्पॉटिंग फोर्सेस नहीं होती, ठीक है। जिस तरह अगर हमारे पास ज़मीन के ऊपर जो है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है, यानी कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमारे पास हमें नीचे की तरफ खींचती है, और ज़मीन की जो स्पॉटिंग फोर्सेस होती हैं वो हमें एक अपवर्ड पुश दे रही होती हैं, जिसकी वजह से हम लोग ज़मीन के ऊपर जो है वो सही से चल पाते हैं, रह पाते हैं। तो हमारे पास जो ज़मीन जो हमें अपवर्ड फोर्स देती है या अपवर्ड पुश देती हैं, वो हमारे पास जो है वो स्पॉटिंग फोर्सेस होती हैं। तो अर्थ, लेकिन स्पेस में जो है वो स्पॉटिंग फोर्सेस नहीं होती। इसकी वजह से हमारे पास ये जो इस कैप्सूल में जो एस्ट्रोनॉट है वो वेटलेसनेस फील करेगा विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। इस वो जब वेटलेसनेस फील करेगा तो फिर वो फ्रीली फॉलिंग भी फील करेगा कि वो फ्रीली फॉल कर रहा है अर्थ के अराउंड अपने ऑर्बिट में। सैटेलाइट जो है, वेटलेसनेस का मतलब ये नहीं होता कि वहाँ पर जो है उस बॉडी का वेट ज़ीरो है या उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो ज़ीरो हो है। वेटलेसनेस का मतलब ये होता है कि जो स्पॉटिंग फोर्सेस हैं वो हमारे पास ज़ीरो है। वेटलेसनेस का मतलब हमारे पास वो होता है कि स्पॉटिंग फोर्सेस जो है वो हमारे पास ज़ीरो है। तो ये जो जब ये यहाँ पर स्पॉटिंग फोर्सेस नहीं होंगी स्पेस में, तो जब ये सैटेलाइट जो है अर्थ के अराउंड अपने ऑर्बिट में जब मूव करेगा तो ये वेटलेसनेस फील करेगा। फिर अगर ये वेटलेसनेस फील करेगा तो फिर ये फील करेगा कि ये जो है वो फ्रीली फॉल कर रहा है। तो उन्होंने C1 MCQs भी हमारे पास यही कहा है कि अगर हम जिस तरह हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन वाले लेक्चर में पढ़ा था कि हम लोग जो है बॉल को प्रोजेक्टाइल से एक पैराबोलिक पाथ फॉलो करवा कर जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो फेंकते हैं, या उसको एक जो है वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट जो है वो कवर करवाते हैं। तो अगर इस बॉल की जगह हम लोग एक सैटेलाइट ले लें, तो जो ऑब्जर्वर जो इसको मूव कर रहा है, अब देखें वो सैटेलाइट प्रोजेक्टाइल मोशन के थ्रू जो है वो ये बॉल हम लोगों ने उसको प्रोजेक्टाइल से जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन करवाई है, जिसकी वजह से उसने ये पैराबोलिक पाथ फॉलो किया है, वो ज़मीन के ऊपर आकर गिर गया है। तो अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक उसने एक स्ट्रेट लाइन में वाला डिस्टेंस कवर किया है। तो ऑब्जर्वर को यही फील होगा कि इसने जो है लीनियर डिस्टेंस कवर किया है, चाहे उसने ये पैराबोलिक पाथ फॉलो किया हो। तो MCQs हमारे पास ये था कि द एस्ट्रोनॉट इज ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ इज अ लार्ज कैप्सूल के हमारे पास जब एस्ट्रोनॉट जो होते हैं हमारे पास वो अर्थ के अराउंड ऑर्बिट कर रहे हैं ना लार्ज कैप्सूल सैटेलाइट में, तो वो वेटलेसनेस ही विल बी इन स्टेट ऑफ वेटलेसनेस विद रिस्पेक्ट टू कैप्सूल। तो वो कैप्सूल के रिस्पेक्ट जो है वेटलेसनेस भी फील करेगा, ही इज फ्रीली फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ, और वो अर्थ की तरफ जो है वो फ्रीली फॉल मूव करता है। यहाँ पर जो है वो विद रिस्पेक्ट टू कैप्सूल एस्ट्रोनॉट जो है वो वेटलेसनेस फील करेगा और अर्थ के अराउंड जो है फ्रीली फॉल मूव करेगा। ही इज फ्रीली फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ। आ बाल प्रोजेक्टेड एट एन एंगल हैज अ स्ट्रेट लाइन पाथ हैज ऑब्जर्व्ड बाय हिम। तो हमारे पास अगर यानी कि अगर हम लोग जो है वो सैटेलाइट को जिसमें के अंदर जो है ये डॉट वाला जो एस्ट्रोनॉट है और ये कैप्सूल है, अगर हम लोग इसको इस एंगल से एक बाल की तरह भी प्रोजेक्ट करें तो वो भी तब ये जो एस्ट्रोनॉट है जो इस सैटेलाइट के अंदर है वो एक स्ट्रेट लाइन पाथ जो है ऑब्जर्व करेगा। तो हमारे पास ये जो सारे के सारे जो MCQs हैं वो ठीक हैं कि हमारे पास फिर हम लोग इसका जो MCQs नंबर D है ऑल द अबव उसके ऊपर जो है वो टिक करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है एन ऑब्जेक्ट MCQs 3.7 एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मेक टाइम रेवोल्यूशन इन 2 सेकेंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। उन्होंने कहा है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर मोशन में है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, यानी कि वो इस तरह यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। और जब एक ऑब्जेक्ट है यानी कि सर्कुलर मोशन है तो वो इस तरह उसका जो डिस्टेंस कवर करके दोबारा इस पॉइंट पे आ जाएगा, फिर इस पॉइंट पे आ जाएगा, फिर इस पॉइंट पे आ जाएगा, यानी कि एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। और 2 सेकंड्स में ये जो हमारे पास
ऑब्जेक्ट है वो 2 सेकंड में जो है वो 10 दफ़ा वापस मुड़कर जो है अपने इस पॉइंट के ऊपर आ जाएगा। तो हम लोग अगर 10 दफ़ा जो है वो 2 सेकंड में 10 दफ़ा ये अपने इस पॉइंट के ऊपर मुड़कर वापस आ जाता है, यानी कि 10 दफ़ा जो है उसने 2 सेकंड में 10 रेवोल्यूशंस कंप्लीट कर ली हैं, तो उसने एक रेवोल्यूशन जो है वो कितने मिनट में कंप्लीट की है। तो उसकी एक रेवोल्यूशन का टाइम जानने के लिए हमारे पास जो टाइम जानने के लिए हम लोग जो 2 को जो है वो 10 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास 0.2 सेकेंड आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने की कोशिश करें, तो फ्रीक्वेंसी जो है हमारे पास जो है वो रेसिप्रोकल जो होता है टाइम का, फ्रीक्वेंसी हमारे पास जो है वो टाइम का रेसिप्रोकल है। हमारे पास एमसीक्यूज है कि एन ऑब्जेक्ट इज इन सर्कुलर मोशन मेक्स 10 रेवोल्यूशन इन 2 सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो हमारे पास उसकी फिर फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, अगर टाइम हमारे पास 0.2 सेकंड है तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास इज इक्वल टू 1/0.2 आएगी। को सॉर्ट आउट किया तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास जो है वो 20 हर्ट्ज आ गई, कि यानी कि हमारे पास अगर एक ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, तो अगर वो 2 सेकंड में जो है अपनी 10 रेवोल्यूशंस कंप्लीट करता है, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 5 हर्ट्ज होती है। तो हमारे पास जो फिर एमसीक्यू सी होगा कि इट्स फ्रीक्वेंसी इज 5 हर्ट्ज, तो हमारे पास जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यूज है वो ये है कि हमारे पास अ मैन इनसाइड आर्टिफिशियल सैटेलाइट फील्स वेटलेसनेस बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू द अर्थ इज, कि हमारे पास जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है उसमें जो बंदा बैठा हुआ है जिसको हम लोग एस्ट्रोनॉट कहते हैं, वो वेटलेसनेस फील करता है बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू अर्थ इज, हमारे पास जो अर्थ जो है वो उसको कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दे रहा है। तो आप स्टूडेंट्स अब देखिए हमारे पास ये अर्थ है, ठीक है, ये हमारे पास अर्थ है, एक जो है वो सैटेलाइट आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है वो हमारे पास यहाँ अर्थ के अराउंड मूव कर रहा है। तो ये अर्थ जो है वो इस सैटेलाइट को जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है, जो यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि एक सेंटर सीकिंग फोर्स है, जिसकी वजह से ये जो सैटेलाइट है अर्थ की तरफ जो है अट्रैक्टेड है, अर्थ जो है उसको सेंटर अर्थ की तरफ जो है वो सेंटर सिक्ड है, सेंटर सीकिंग फोर्स प्रोवाइड कर रही है अर्थ उसको, जिसको हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स भी कह रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ इसके अंदर जो बंदा बैठा है आर्टिफिशियल सैटेलाइट में, जिसको हम लोग एस्ट्रोनॉट कहते हैं, वो वेटलेसनेस फील करता है, क्योंकि इस सैटेलाइट का जो मैस होता है वो उसके ऊपर जो है उतनी ही सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रही होती है अर्थ जितना इस सैटेलाइट का मैस होता है। तो फिर हमारे पास जो पहला एमसीक्यू है वो देखें, 0 एट पुल, ये हमारे पास रॉन्ग होगा। बैलेंस बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू मून, मून कहाँ से आ गया, सैटेलाइट तो है अर्थ के अराउंड मूव कर रहा है, इक्वल टू दी सेंट्रीपिटल फोर्स, तो हमारे पास से ये वाली एमसीक्यू नंबर सी है वो हमारे पास करेक्ट होगा कि मैन इनसाइड द आर्टिफिशियल सैटेलाइट फील्स वेटलेसनेस बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू अर्थ इज, अर्थ के ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज 3.9, इसका एमसीक्यूज डी भी देख लें कि नॉन इफेक्टिव ड्यू टू सम पर्टिकुलर डिज़ाइन ऑफ द सैटेलाइट, क्योंकि सैटेलाइट के कुछ डिज़ाइन ऐसे होते हैं कि अर्थ जो है वो उसको, उन्होंने कहा है कि सैटेलाइट के कुछ डिज़ाइन ऐसे होते हैं कि अर्थ जो है वो उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स सैटेलाइट के ऊपर नहीं सही से एक्ट कर सकती, सही से प्रोवाइड कर सकती सैटेलाइट को, जिसकी वजह से जो है वो वेटलेसनेस फील होती है एस्ट्रोनॉट को सैटेलाइट के अंदर बैठे हुए। तो ये एमसीक्यूज रॉन्ग है, बिल्कुल रॉन्ग है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यूज है वो है 3.9, उन्होंने ये कहा है कि बॉटल soda water is grasped from the neck and swung briskly in a vertical circle near which point of the bottle due to the bubble collect। उन्होंने सिर्फ जब हम लोगों ने देखा था कि अब देखिए हमारे पास अगर यहाँ पर एक बोतल हो हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास एक बोतल है, इस बोतल को जब हम लोग शेक करेंगे तो इसके जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं वो इस बोतल की इस बोतल की नेक के पास हो जाएंगे, और उसके जो बिग पार्टिकल्स हैं वो इस बोतल की वाल की तरफ मूव कर जाएंगे। तो हम लोगों ने जब वो क्रीम सेपरेटर वाला टॉपिक पढ़ा था, तो हम लोगों ने यही पढ़ा था कि जो हमारे पास स्मॉल पार्टिकल्स या नाजुक नाजुक से पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम लोग बबल्स भी बोलते हैं,
वो उस क्रीम सेपरेटर की नेक के पास आ जाते हैं, यानी कि वो ऊपर की तरफ आ जाते हैं, बाकी जो पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे की तरफ चले जाते हैं। तो उन्होंने यही कहा है कि हमारे पास अगर सोडा वाटर है, उसकी बोतल को हम लोगों ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, जब हम उसको शेक कराएंगे तो हमारे पास जो उसके स्मॉल बबल्स कहाँ पे कलेक्ट होंगे, तो बबल जो है वो हमारे पास क्या वो नियर द बॉटम कलेक्ट होंगे, नहीं, बबल जो है हमारे पास स्मॉल पार्टिकल्स हैं वो नियर द बॉटम कलेक्ट नहीं होंगे, इन द मिडल ऑफ द बॉटल, क्या बॉटल के मिडल में होंगे, नहीं। तो बबल जो है स्मॉल पार्टिकल्स हैं, बबल रिमेन डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द बॉटल, के बबल जो है वो जो कि स्मॉल पार्टिकल्स हैं क्या वो पूरी बोतल में फैल जाएंगे, तो ऐसा भी नहीं होगा। तो नियर द नेक ऑफ द बॉटल, तो ये हमारे पास डी वाला एमसीक्यूज है, ठीक है, कि जब हम लोगों का हमारे पास एक सोडा वाटर की बोतल है, जब हम लोग उसको शेक करेंगे तो हमारे पास जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं वो बोतल की नेक के साथ आ जाएंगे, और जो बाकी पार्टिकल्स हैं वो उसकी वॉल्स की तरफ चल जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी डिपेंड्स अपॉन, कि बॉडी का जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है वो किन किन चीज़ों पर जो है वो डिपेंड करता है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला हमारे पास था I = mr², ठीक है, कि यानी कि हम स्टूडेंट्स देखें, हम लोगों ने, मेरे पास ये पेंसिल है, अगर मैं इसको यहाँ पे सेंटर से पकड़ कर ऐसे जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव करूँ तो मैं इसको इजीली से मूव करवा सकती हूँ, लेकिन अगर इसको पकड़ कर मैं ऐसे ऐसे मूव करवाऊँ तो मुझे थोड़ी सी मुश्किल पेश होगी। यानी कि अगर मैं जब इसको सेंटर से पकड़ कर जो है वो मूव करवाती हूँ, यानी कि इसका जो मैस है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो कम होगा। लेकिन जब मैं इसको इसके एक एंड से पकड़ लेती हूँ और ऐसे सर्कुलर पाथ में मूव करवाने की कोशिश करती हूँ तो इसका मैस जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, यानी कि डिस्टेंस जो है वो फिर यहाँ पे ज़्यादा होगा, तो फिर हमारे पास इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो फिर हमारे पास इस वजह से उन्होंने कहा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन कौन सी चीज़ों पर डिपेंड कर सकता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास बॉडी के मैस और इसका जो डिस्टेंस होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसका जो डिस्टेंस होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब देखें यहाँ से इस पेंसिल का जो सेंटर है, आधा डिस्टेंस इधर हो गया, आधा डिस्टेंस इधर हो गया। जब ये डिस्टेंस जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि मैच जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा। लेकिन जब हम लोग इसको यहाँ से पकड़ लेंगे, तो जब इसको सर्कुलर पाथ में से मूव कराएंगे तो हमें मुश्किल होगी, तो फिर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा। तो इस वजह से यही कहा है कि ये बॉडी के मैस का ऊपर और इसकी जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है मैस की, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमारे पास एमसीक्यूज ए जो है हमारे पास ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास एमसीक्यूज बी दिया हुआ था, वॉल्यूम ऑफ बॉडी, इसके ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता। काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इसके ऊपर भी डिपेंड नहीं करता। एंगुलर मोमेंट ऑफ बॉडी, के बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करिए, उसके ऊपर भी डिपेंड नहीं करता। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लगा।